हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें रिसेंट पैटर्न पे जो भी हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को कराएंगे। चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी का भी जो भी पेपर हुआ है उनमें जितने भी क्वेश्चन है वहां से लेंगे, और वन रक्षक के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको 30 डे बचा हुआ है तो उन 30 डे में हम 30 प्रैक्टिस सेट को करवा देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग नहीं किया है कैसे मध्य प्रदेश ग्रुप 4 का कैसे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना दी है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप इसकी प्लानिंग करके कौन सी स्ट्रेटेजी रखें, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, कि हम कम से कम 80+ नंबर गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन औझल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए एक चीज और है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। कई बार औझल जैसे देखें आप सोच लेते हैं कि पर्यायवाची पूछ रहा है, लास्ट में आप पूरा क्वेश्चन देखते नहीं, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कि औझल का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से कौन। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। कल्पांत दिया है, अदृश्य दिया है, लुप्त दिया है, तिरोहित दिया है। ठीक है, कल्पांत दिया हुआ है, अदृश्य, लुप्त और तिरोहित। ओझल का मतलब होता है जो आपकी नजरों पे से बाहर हो, नजरों के सामने ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कल्पांत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कल्पांत हो जाएगा। अदृश्य यानी कि ओझल होता है, लुप्त यानी कि जो हमें दिखाई नहीं, तिरोहित। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट वो हो जाएगा कल्पांत हो जाएगा। देन यहाँ पास आपको एक दो और पर्यायवाची इंपॉर्टेंट पर्यायवाची के बारे में आपको लिख देते हैं। जैसे कि आपका देखो वायु की पर्यायवाची आपको पता ही होना चाहिए। वायु जो है, वायु का पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसका होता है हवा होता है, पवन होता है, समीर होता है, अनिल होता है। पवन हो जाएगा, पवन हो गया, हवा हो गया, समीर हो गया, और यहाँ पास एक और लिखिए अनिल हो गया। देखिए एक चीज और यहाँ पास दिमाग में आपने रखना कि अनिल, सॉरी यहाँ पास अनिल हो गया। अनिल और अनल इन दो में बड़ा डाउट होता है। ठीक है, तो अनल जो होता है वो होता है आपका आग का होता है, अनिल जो होता है वो आपका वायु का होता है। तो यहाँ पास ये अनिल, यहाँ अनल लिख लीजिए। अनल जो होगा, अनल ये आपका आग का पर्यायवाची है, आग का। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। देन सिंह का पर्यायवाची आप लिख लीजिए, सिंह। सिंह का पर्यायवाची होता है केहरी, मृगेंद्र, केहरी, मृगेंद्र, केहरी हो गया, मृगेंद्र हो गए, या व्याघ्र हो गया। व्याघ्र काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका पर्यायवाची है। व्याघ्र हो गया, और नखा युद्ध हो गया, नखा युद्ध हो गया। इतना सिंह के पर्यायवाची है। शत्रु का अगर लिखना चाहते हैं शत्रु, तो इसका पर्यायवाची अरि। अरि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका पर्यायवाची है। अरि हो गया, रिपु हो गया, अमित्र हो गया। रिपु अमित्र तो समझ जाएंगे, लेकिन अरि और रिपु याद रखिएगा, अमित्र। देन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, यानी कि ये सब गलत लिखा है, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो इसमें आपको बताना है पुल्लिंग कौन से विकल्प में है। तो पुल्लिंग और पुल्लिंग जो है उसको पहचानने के लिए हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा कि मेरा और मेरी का प्रयोग करना है। मेरा और मेरी, ठीक है, मेरा और मेरी का प्रयोग करना है। जो भी हमारे पास शब्द है उसके आगे मेरा और मेरी का प्रयोग करना है। यदि उत्तर आपका मेरा में आए तो वो पुल्लिंग होगा, और यदि मेरी में उत्तर आए, यदि उत्तर आपका मेरा में आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यदि आपका उत्तर आ रहा है मेरी में उत्तर आ रहा है तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पास जो है आप हर एक ऑप्शन में मेरा और मेरी चेक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे मेरा मूछ, मेरी मूछ होता है, तो मेरी मूछ यानी कि पहला ये स्त्रीलिंग हो गया, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, आगे आपको चेक करने की नहीं जरूरत। तो देखिए
यहाँ मेरा कान तो सही, मेरी हड्डी होता है, मेरा हड्डा हड्डी नहीं होती, मेरी हड्डी होती। तो ये एक स्त्रीलिंग, हड्डी एक स्त्रीलिंग होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पहला ही आ जाए, मेरी कमर, मेरा कमर नहीं होता, मेरी कमर होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। देखिए डी ऑप्शन जो है आपका, यहाँ मेरा कंठ होता है, मेरा ओष्ठ होता है और मेरा दांत होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए कर्मधारय समास में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। और इसको पहचानने की क्या ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक जो होगी, पहचानने की ट्रिक क्या होती है कि जब आप वर्ड जो हमारा शब्द है इसका विच्छेद करेंगे, ठीक है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे या विग्रह करने पर, देखिए पहचान क्या है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, दोनों पद के मध्य में, विग्रह करने पे दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आ जाए, है जो या फिर के समान आ जाए, के समान आ जाए, वहां पास आप बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पास अब देखते कौन से में, सॉरी बहुब्रीहि नहीं, कर्मधारय समास होगा। अब देखते इनमें से कौन सा है, ठीक है। आप देखेंगे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय को जब हम विग्रह कर रहे हैं, प्राण प्रिय, ठीक है, विग्रह करना जरूर आपको आना चाहिए। प्राण प्रिय का जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है प्राण के समान प्रिय, ये होता है प्राण के समान प्रिय, समान प्रिय। तो यहाँ पास के समान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पास इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आपका हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। अगर कर्मधारय एक दो और एग्जांपल लीजिए, चरण कमल होता है, जैसे आपका चरण कमल जो होता है, चरण कमल, सॉरी, तो ये भी आपका होता है कर्मधारय समास। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण होता है, तो लिखते हैं कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है। एक और लिखना चाहते हैं नीलकंठ। देखो नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि होता है। जब ये दोनों ऑप्शन आए, कर्मधारय समास आ जाए और बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि को मारेंगे, वरना आपको कर्मधारय समास लगाना है नीलकंठ के लिए। नीलकंठ, इसका जब विग्रह करते हैं नीलकंठ का, तो नीला है जो कंठ आता है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, वो हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम का मतलब वो शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, और जो संस्कृत से बाहर निकलते वो कहलाते तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान होंगे, ठीक है। अब देखिए नमक, नमक एक तद्भव शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम करेंगे, नमक का जो तत्सम हो जाएगा, तत्सम जो होता लवण होता, नमक का तत्सम होता लवण होता। लौंग जो है, लौंग एक तद्भव शब्द है, लौंग एक तद्भव शब्द है, और इसका जो अगर हम तत्सम निकालेंगे, लौंग का तत्सम जो होगा, तत्सम ये हो जाएगा आपका लवंग होता है। लवंग जो होगा ये लौंग का तत्सम शब्द है। देन लवण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारात, देखिए बारात ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। देन बारात का अगर हम तत्सम निकालेंगे तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो होता है आपका वर यात्रा, वर यात्रा, ठीक है। यहाँ पर चल लिख देते हैं, बारात तद्भव शब्द है, और तत्सम जो शब्द है, तत्सम आदता होगा इधर, ये हो जाएगा आपका वर यात्रा, वर यात्रा हो जाएगा, वर यात्रा, ठीक है। यही एक दो और लिखना, जैसे हल्दी होगा, हल्दी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है हरिद्रा होता है, हरिद्रा इसका तत्सम शब्द होता है। मक्खी, मक्खी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम हो जाएगा मच्छिका हो जाता है, मच्छिका। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तीन चार ये जो और बताए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स है।
देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट का पर्यायवाची क्या होगा? उत्कृष्ट, इसका पर्यायवाची इनमें आपको बताना है। तो उत्कृष्ट का मतलब जो सबसे उत्तम होता है, तो इसका जो पर्यायवाची होगा सर्वोत्तम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो शब्द युग्मन से भी इस समय मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा रहा है। 102 क्वेश्चन। धन और धना के सही अर्थ भेद हमें बताना है। धन का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होता है, ये एक तो संपत्ति की बात करता है, धन होता है संपत्ति, और धना जो होता है, धना मतलब अपने एक प्रीतम शब्द होता है, प्रीतम को धना शब्द कहते हैं, प्रीतम। ठीक है, प्रीतम को आप धना शब्द बोलते हैं। यहीं अगर एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक अली और अली, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अली और अली, अली और अली, अली मतलब होता है छोटी ली जब आपको मिले तो इसको बोलते हैं भौरा। अली मतलब भौरा होता है, अली मतलब सखी होता है, सखी। देन शंकर, शंकर और शंकर, देखिए शब्द सुनने में एक ही जैसे ये दोनों लग रहे हैं। शंकर मतलब होता है भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव। देन शंकर, ये वाला शंकर, शंकर जो होता है वो होता है मिश्रित, यानी किसी चीज को मिलाना। जब कोई चीज मिली होती है उसको हम शंकर बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए निम्नलिखित में से दुर्लभ शब्द का उपसर्ग क्या है? देखिए दुर्लभ शब्द का इसमें उपसर्ग हमें बताना है। एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, कि हम एक मैथ के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स के लिए भी ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो भी अभी रिसेंट पैटर्न आया है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। जिनको, जो भी बच्चे इस चीज की तैयारी करें, ग्रुप 4, सब ग्रुप 4 की तैयारी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, दुर्लभ। दुर्लभ शब्द का उपसर्ग क्या? देखिए उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दांश शब्दों के आगे लगते हैं, ठीक है। जो शब्दांश, वो शब्दांश जो शब्दों के आदि या शुरू में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए कौन सा होगा, दुर्लभ का क्या हो सकता है, दुर। जो दुर्लभ में यहाँ दुर उपसर्ग आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो देखिए सत्याग्रह की अगर हम बात करेंगे, सत्याग्रह, सत्याग्रह को क्या विच्छेद करते? सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, ये होता है सत्याग्रह। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि छोटा आ यहाँ पर देखिए, छोटा आ यहाँ से और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, तो यहाँ पास आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ बात करेंगे दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ होगा, दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा, इसको बोलते हैं दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ को बोलते दंतोष्ठ बोलते हैं, और यहाँ पर जो संधि होगी वो वृद्धि संधि हो जाएगी, आपकी संधि हो जाएगी यहाँ वृद्धि संधि। अगर बात करेंगे भवन की, देखिए भवन, भवन जो होता है इसको, इसका जब विग्रह करते हैं, ये आपका भो धन अन होता है, भो धन अन हो जाता है, ठीक है, भो धन अन। और इसमें जो संधि होगी ये हो जाती अयादि संधि, अयादि संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग, देखिए अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अधि उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में पहले ही बताया, इसके पहले जो क्वेश्चन था कि वो शब्दांश जो शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वो शब्दांश जो शब्दों के शुरू में जुड़ के विशेषता लाते हैं उन शब्दों में, उनके अर्थ में, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पास आप देखिए अध्यादेश, अध्यादेश में देखेंगे, अध्यादेश जो है, अध्यादेश में देखिए अधिधन आदेश, अध्यादेश जो होता है इसको बोलते हैं अधिधन आदेश। तो यहाँ पास अधि उपसर्ग की बात ही किया, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो। देखिए अभिभाषण, अभिशाप, इन दोनों में अभि उपसर्ग है, अभिभाषण और अभिशाप में अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला अत्युत्तम जो होता है इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग आया जाएगा। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पास लिख लीजिए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है ये हो जाती है 22। यही अगर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में
उपसर्गों की संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि हिंदी में उपसर्गों की कितनी संख्या है। तो इसकी जो हिंदी में उपसर्गों की संख्या जो होती है ये होती है 13 हो जाएगी। इन पॉइंट्स को भी आप याद करके रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में योजक चिन्ह का प्रयोग किया। देखिए योजक चिन्ह के बारे में आप यहाँ पास देखिए योजक चिन्ह के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पास आप लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट योजक चिन्ह के बारे में आप लिखिएगा। देखिए यहाँ पास सॉरी योजक चिन्ह, थोड़ा हैंड राइटिंग अभी सही नहीं है पर सही हो जाएगी, ठीक है। देखिए योजक चिन्ह के बारे में पॉइंट 1 लिखिए। पॉइंट 1 यहाँ लिखिएगा कि युग्म शब्दों के बीच में आता है। कोई युग्म शब्द होंगे उनके बीच में, युग्म शब्दों के बीच में, युग्म शब्दों के बीच में एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो जैसे होगा लाभ हानि, लाभ हो गया इसके बीच में हानि, ये आपका योजक चिन्ह हो गया, ठीक है। योजक चिन्ह ऐसे रिप्रेजेंट होता है। देन आप लिख सकते हैं दो दो जय पराजय, दो हो गया इसे तो जय पराजय, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप योजक चिन्ह के बारे में लिख सकते हैं कि तुलनात्मक शब्द जहां आ जाए, ठीक है। तुलनात्मक, तुलनात्मक शब्द जो क्या होते हैं, जैसे सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, इनसे पहले, से के पहले, इनके पहले आएगा। पहले जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लिखे, जैसे कई एग्जाम्पल में आ जाएगा चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरे की तुलना आप चांद से करते हैं तो चांद, फिर योजक चिन्ह सा आ जाएगा, फिर चेहरा आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट भी आप लिख लीजिए तो यहाँ पास आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितने भी आपका योजक चिन्ह पहचानने के तरीके हैं, कि एक अर्थ वाले शब्दों में भी योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ वाले शब्दों में, एक अर्थ वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कपड़ा लत्ता हो गया, कपड़ा इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा, लत्ता आ जाएगा, कपड़ा लत्ता, ठीक है। देन अगला धन दौलत, धन दौलत, तो इनके बीच में आपका योजक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पास योजक चिन्ह कहाँ, देखिए माता पिता, यहाँ पास आपका दिया माता पिता दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पास इक्वल चिन्ह दिया है, देन यहाँ पास विसर्ग दिया है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन ए में कोई भी चिन्ह के बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित में से कर्ता कारक क्या होता है। देखिए कारक आपको पता होना चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चन कारक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कर्ता के लिए ने विभक्ति होती है, यहाँ पर अच्छे सारे लिख ही दे रहा हूँ। जो कर्ता विभक्ति की बात करो, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ठीक है। यहाँ बस के द्वारा एक चीज और इसके बारे में याद रखिए, करण के लिए यहाँ साधन का बोध होता है, ठीक है। यदि कह दिया जाए एग्जाम्पल की बात कि राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पास किससे मारा, बाण से मारा, तो साधन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पास करण कारक हो जाएगा। देन आपका संप्रदान, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान में के लिए होता है, के लिए। संप्रदान के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी को देने की अगर बात है, कुछ देने की ये बात है, गिफ्ट दे रहा, तो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान, देखिए अपादान, अपादान से, अपादान से के अलग होने के, ये अलग होने के लिए होता है, इससे का प्रयोग होता है अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। देन आपका हो जाए अधिकरण में पर, अधिकरण में पर हो जाएगा। देन संबंध, देखिए संबंध जो होता है, संबंध, संबंध का की, संबंध कारक के लिए जहां अपनत्व की भावना आए वहां आपका संबंध कारक होगा। संबोधन लास्ट है आपका, संबोधन, संबोधन के लिए क्या होगा, हे, यहाँ रे ऐसे शब्दों का प्रयोग, अरे शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कर्ता कारक के लिए आपको कौन सा ने विभक्ति होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पास दो चीज आप देख रहे हैं, पहले में भी ने विभक्ति है, दूसरे में भी ने विभक्ति। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि विभक्ति हम लास्ट वाले को देखते हैं। तो पहले वाले में देखो पहले ने है, लास्ट में को, तो इसमें को विभक्ति आएगा। और इसमें देखिए आरती ने भारती को पुस्तक दी, गिफ्ट देने की बात से कुछ चीज दी, तो यहाँ पास संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक। तो एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि कारक में लास्ट वाली विभक्ति को देखते, पहली वाली विभक्ति को नहीं देखा जाता। देन अजय ने पुस्तक पढ़ ली, तो यहाँ पास अजय ने एक ही विभक्ति है, तो ये ऑप्शन हमारा बी
करेक्ट हो जाए। अजय ने भी पढ़ ली, पुस्तक पढ़ ली, तो यहाँ पास हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्नलिखित तत्सम, देखिए तत्सम शब्द से क्वेश्चन आया था। देखिए तत्सम शब्द से क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए सोनार। सोनार शब्द का अगर हम तत्सम देखेंगे, ये तद्भव शब्द है, इसका जो सोनार का तत्सम होता है ये हो जाएगा स्वर्णकार। स्वर्णकार इसका तत्सम हो जाएगा। बादल का तत्सम वारिद होता है। देखिए बादल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वारिद, तो वारिद एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ये सावन, देखिए सावन का अगर तत्सम देखेंगे तो इसका होता है श्रावण। श्रावण इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित वाक्य, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो देखिए आप पहले समझिएगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे नागपुर ही जाना था, मुझे नागपुर ही जाना था। देखिए ये आपको सही सेंटेंस समझ में आ रहा है, लेकिन बाकियों को भी एक बार पढ़ लेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका दर्शन, देखिए दर्शन एक बहुवचन होता है, ठीक है, दर्शन हमेशा बहुवचन है, तो यहाँ पास आपके दर्शन होना चाहिए। आपके दर्शन कब होंगे? ये गलत हो गया। प्यास से ओठ सूख रहे थे, रहा नहीं रहे होते, ओठ एक नहीं दो होते ऊपर नीचे, तो यहाँ रहे होना चाहिए। देन उसने हस्ताक्षर किया होगा, देखिए उसने, हस्ताक्षर भी बहुवचन है, तो यहाँ पास किए होना चाहिए, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीजों को आप जब ध्यान देंगे तो आपका ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्री, देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए मैं पहले बता, मेरा मेरी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पास सीधा सा देखिए मच्छर, मेरा मच्छर मेरी मच्छर, क्या लग रहा है? मेरा मच्छर लग रहा है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग। मेरा बिच्छू मेरी बिच्छू, तो मेरा बिच्छू आ रहा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा विद्यापीठ है, मेरी मछली होता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। देन निम्नलिखित शब्द युग्म में द्रव द्रव्य में सही अर्थ बताना। शब्द युग्म में द्रव और द्रव्य के बीच में क्या हो? तो देखो द्रव का मतलब होता है एक तरल, द्रव का मतलब होता है एक तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। यही द्रव्य जो होता है एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। सो 15-15 क्वेश्चंस की आपको सीरीज है, मैथ की हम जल्दी लाएंगे। चलिए थैंक यू।